हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हों, घरों में हों, सेफ़ हों। तो जैसा हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है 1500 क्वेश्चंस की, आज हम आप लोगों के लिए लाइव सेशन जो लेके आए हैं वो वीडियो रहेगी हमारी 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो आ चुकी हैं। तो जल्दी से लाइव जुड़ते जाएं और इस क्लास को आगे के आगे शेयर करते जाएं। हर रोज़ की तरह एक नया बच्चा जोड़ें। और आज की इस क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की हमारी क्लास का, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त है? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपका, जो धर्मनिरपेक्ष विशेषता है ये जो शक्ति प्राप्त है ये संविधान के कौन से भाग से है? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक अनुच्छेद 15 है और एक 25 है। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमें? अनुच्छेद 15 कहता है हमें भाई धर्म, जाति, नस्ल, जाति के आधार पर किसी से हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म, जाति, नस्ल, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, इन सभी चीज़ों के लेके हम क्या कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। तो एक तो ये आपकी विशेषता है अनुच्छेद 15 के अंदर। और अगर अनुच्छेद 25 की बात करें तो इसके अंदर क्या कहा गया है भाई, कोई भी अंतःकरण है या धर्म का प्रकट करना है, भाई मैं इस धर्म से संबंध रखता हूँ, तो उसके अंदर उसको प्रचार करने की, अपने धर्म को प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि वो हिंदू है तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि वो किसी भी धर्म से संबंधित है तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसे अंतःकरण की पूरी स्वतंत्रता है। क्लियर है? ये अनुच्छेद 15 और 25 बताता है। फिर है, यह कथन किसने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? तो ये कहा था प्रोफेसर के.सी. वहीयर ने। तो प्रोफेसर के.सी. वहीयर ने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन और अनुलाभ हैं वो निर्धारित कहाँ किए जाते हैं? वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि उनको कितना वेतन मिलेगा और उनको कितने लाभ दिए जाएंगे। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? यानी कि प्रथम स्पीकर का मतलब यहाँ पे है लोकसभा अध्यक्ष, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब देखो यहाँ पे जो एकमात्र वो आपके प्रथम स्पीकर, यानी कि प्रथम स्पीकर की अगर हम बात करें तो वो थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन बनता है कि ये प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। दूसरा क्वेश्चन, ये ऐसे व्यक्ति थे जिसके ऊपर लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन मंजूर नहीं हुआ, भाई ये याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 अगर हम बात करें, ये आपके पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। क्लियर है? उसके बाद अगर आप इनसे पूछा जाए भाई और क्या थे, ये जो भी हमारी अंतरिम अध्यक्ष भी इसको बोल सकते हैं आप, इसको ये अंतरिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अंतरिम अध्यक्ष भी थे, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये एक अस्थाई अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष। ये अंतरिम अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष किसके नाम है? ये सारे के सारे प्रोटेम स्पीकर के नाम है। पहली लोकसभा की बातें हैं, तो पहली लोकसभा के अंतरिम अध्यक्ष पूछा जाए, पहली लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए, या पहली लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए, या पहली लोकसभा का स्पीकर पूछा जाए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे बनते हैं? ये बनते हैं आपके जी.वी. मावलंकर से। क्लियर है? अब ये तो प्रथम की बात हुई। अब हम वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर जो जी.वी. मावलंकर तो पहले थे, अब वर्तमान में कौन है लोकसभा की स्पीकर? तो लोकसभा के जो वर्तमान के अंदर स्पीकर है वो कौन है? अब बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की पहले। ठीक है, पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर हैं 17वीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ से हैं, टीकमगढ़ के सांसद हैं एमपी से। टीकमगढ़ से एमपी के सांसद कौन है? वीरेंद्र सिंह खटीक। ठीक है, वीरेंद्र सिंह खटीक है जो आपके टीकमगढ़ से प्रोटेम स्पीकर है। क्लियर है? अब हम बात करें 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है। ये तो प्रोटेम स्पीकर थे, तो वो कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला है, ये कोटागुंदी राजस्थान से हैं। ठीक है, कोटागुंदी राजस्थान से सांसद हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी। अब देखो, सबसे पहले तो 1961 के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक आपको पता है कब होती है? जब दोनों सदनों के अंदर किसी भी बिल को लेके आपका विवाद उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उस दशा के अंदर भी आपकी संयुक्त बैठक होती है। इसके अलावा एक कोई भी बिल है एक सदन के अंदर पास हो जाए, दूसरे सदन के अंदर पास ना हो,
तो उस दशा में भी आपकी संयुक्त बैठक हो सकती है। या फिर कोई भी बिल एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन उसके ऊपर अगले 6 महीने तक कोई भी कार्यवाही ना करे, तो उस सदन के उस सिचुएशन के अंदर, उस स्थिति के अंदर भी आपकी संयुक्त बैठक होती है। क्लियर है। अब देखो संयुक्त बैठक का प्रावधान मिलता कौन से अनुच्छेद में है भाई, ये मिलता है अनुच्छेद 108 के अंदर। संयुक्त बैठक के अंदर भाई इसको अनुच्छेद 108 के अंदर मिलता है संयुक्त बैठक का वर्णन। और इसका जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है, इसको बुलाता है राष्ट्रपति। क्लियर है। राष्ट्रपति किसको बुलाता है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, आहूत करता है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो संयुक्त बैठक से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए नियम कौन बनाता है भाई, संयुक्त बैठक से रिलेटेड नियम कौन बनाएगा, तो संयुक्त बैठक से रिलेटेड जो भी नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी नियम बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। प्रेसिडेंट किसकी सलाह से बनाता है, लोकसभा स्पीकर की सलाह से और राज्यसभा के सभापति की सहायता से, या राज्यसभा चेयरमैन कह सकते हो और लोकसभा स्पीकर कह सकते हो। इन दोनों के से परामर्श करके कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। तो ये संयुक्त बैठक के जो नियम हैं जो राष्ट्रपति इनके साथ मिलके बनाता है, कौन से अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 118 का 3 भाग। अब देखो मैंने आपको 2 बातें बताई भाई, संयुक्त बैठक जो होती है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है वो रीजन आपको मैंने अभी बता दिए। अब देखो मैंने बताया इसके अंदर जो संयुक्त बैठक को लेकर जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाया जाता है, वो कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। किसकी सहायता से बनाता है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से परामर्श करके बनाता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है नियम बनाने का, 118(3) में। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखो, उसके बाद हम बात करेंगे भाई इसकी जो अध्यक्षता करता है, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, चलो अध्यक्षता वाला नहीं है, आगे बता देंगे ये बात भी। अभी इसकी जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसकी अध्यक्षता जो करता है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार करता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, 118(4) के अनुसार, 118(4) के अनुसार लोकसभा का स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्लियर है, याद रह जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन और क्या है इसमें, इसके अंदर कहा गया कि वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक का फंडा खत्म कर दिया। अब ये पूछ रहा है कब हुई थी, ये हुई कब थी भाई, ये आपकी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। और ये अगर आपसे डेट पूछा जाए भाई कब हुई थी, तो ये आपकी 1959 का ये अधिनियम था और 1961 में हुई थी। ठीक है, दहेज उन्मूलन विधेयक 1959 था ये। ठीक है, ये विधेयक 1959 था, लेकिन हुई कब थी, ये 1961 में हुई थी। अगर आपसे ईयर पूछा जाए भाई ईयर क्या था, तो ईयर आपका 1961 था, 1961 ईयर था। क्लियर है। अब देखो आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें तो आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो सबसे पहली बैठक तो यही बुलाई गई थी 1961 के अंदर, दहेज वाली। ठीक है, फिर नंबर, ये तो पहली थी आपकी। अब उसके बाद दूसरी की बात करें तो दूसरी बैठक बुलाई गई थी ये बैंकिंग सेवा को लेके। ठीक है, बैंकिंग सेवा को लेके बुलाई गई थी, और ये बुलाई गई थी 1978 में। कब बुलाई गई थी भाई, 1978 में बुलाई गई थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर, याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए ये सरकार किसकी थी 1961 में, आप याद करो 1961 के अंदर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JLN, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की। भाई इसके बाद कब बुलाई गई तीसरी बैठक, ये बुलाई थी पोटा जो कानून बनाया था 2002 के अंदर। पोटा यानी कि आतंकवादी निरोधक अध्यादेश था ये। ठीक है, आतंकवादी निरोधक अध्यादेश था, और ये 2002 अधिनियम था। और 2002 के अंदर आपको पता है जाने माने बीजेपी का चेहरा था, किसकी सरकार थी वो, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में तीसरा आपका संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, इससे पहले 2 बार और बुलाई गई है। तो आपको ये बैठकें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें भाई, जल्दी से लाइक कर दें, और कोशिश करें कि इसको शेयर करें, एक बच्चे को तो ज़रूर लेके आएँ चैनल के ऊपर हर रोज़। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो यहाँ पे जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो आपकी अल्पसंख्यकों की उप समिति थी ना, इसके रिगार्डिंग जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो ये थे JB कृपलानी।
ठीक है, JB कृपलानी जी थे इसके अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत बार एग्जाम के अंदर बनता है आपका, क्योंकि ये दो उपसमितियां थी, एक तो मौलिक अधिकार उपसमिति थी और एक थी अल्पसंख्यक उपसमिति। ठीक है, एक तो मौलिक अधिकार उपसमिति थी और एक थी अल्पसंख्यक उपसमिति। अब यहाँ पे इसके लिए जो ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो उपसमिति बनाई गई थी ना, तो इसमें से अध्यक्ष ये किसके थे भाई? ये सिर्फ मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी किसके अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उपसमिति की। अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे अल्पसंख्यक के, तो इसको आपको नाम याद रखना है HC मुखर्जी। HC मुखर्जी, क्लियर है? HC मुखर्जी याद रह जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। 108 के अकॉर्डिंग अध्यक्षता का संयुक्त बैठक का वर्णन मिलता है, लेकिन आगे क्वेश्चन पूछा है यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्लैरिकल मिस्टेक हो गई भाई, 118(4) कर लेना, 108(4) लिखा गया है, ये 118(4) है। ठीक है, 118(4) मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको, अभी ऊपर बताया था भाई 118(4) के अनुसार अध्यक्षता करेगा। 108 में तो सिर्फ वर्णन मिलता है आपका। ठीक है, और 118(3) के अंदर मैंने बताया था राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर के साथ मिलकर, राज्यसभा के चेयरमैन के साथ मिलकर क्या करता है? नियम बनाता है। याद रखनी है आपने ये चीज़ें। ठीक है, क्लैरिकल मिस्टेक मेरे से हो सकती है तो ठीक भी मैं ही कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश करना। अब आपकी इतनी वीडियो हो चुकी हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, आप खुद आप मिस्टेक को ठीक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर ये गलती हो गई। क्लियर है ना? अब आपका इतना, मेरे ख्याल से जिसने लगातार 10 क्लास देख ली हैं और उसको अभी भी ये लगता है, तो फिर थोड़ा सा आपको तैयारी करने की और ज़रूरत है, क्योंकि इतनी क्लासेज के अंदर ये क्वेश्चन जो है मैंने बार बार करवाए हैं आप लोगों को। रिपीट कैसे हो रहे हैं? आपके डिस्कशन से रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो रिपीट नहीं हो पाते इतने क्वेश्चन, लेकिन फिर भी डिस्कशन आपका इसीलिए चलता है। अब देखो आगे चलते हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा भाई। ठीक है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है? मैंने आपको बताया था 2-3 आपके हाई कोर्ट किस किस के अंडर में आते हैं, तो ये यहाँ पे दोबारा बता देते हैं भाई। जो कोलकाता उच्च न्यायालय है इसके अंडर में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जो केरल वाला बताया था मैंने, इसके नीचे कौन सा आता है? एर्नाकुलम वाला, उसके नीचे आता है आपका लक्षद्वीप का। ठीक है, और मद्रास वाले के नीचे मैंने आपको बताया था पुदुचेरी का आता है मद्रास वाले के नीचे। और पंजाब और चंडीगढ़ के नीचे कौन सा आता है आपका? पंजाब चंडीगढ़ के नीचे आपका कौन सा आता है? पंजाब और हरियाणा के बीच में आपका चंडीगढ़ का आता है, सॉरी। ठीक है, पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ का आता है। और जो बम्बई वाला है, बम्बई वाले के बीच में कौन सा आता है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब जो एक लास्ट रहता है आपका, अभी तो 2 और बन गए वैसे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो आपका हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएगा। और अगर हम बात करें इसके अलावा लास्ट जो आपका है दिल्ली, तो दिल्ली वाला अगर बात करें तो दिल्ली का खुद का अपना क्या है? अलग से हाई कोर्ट है। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का स्वयं का अपना हाई कोर्ट है। क्लियर है? अब देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? जो अनुच्छेद 17 है ना, जिसके अंदर मौलिक अधिकार मिलते हैं, इसके अंदर अस्पृश्यता का अंत दिया गया है भाई। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है? ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 17 के अंदर। ठीक है, फिर बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। बिहार के अंदर जैसे आपको पता है मैथिली भाषा बोली जाती है। अब कुछ बच्चों के ये भी डाउट रहते हैं कि हिंदी भाषा कौन कौन से राज्य में बोली जाती है। देखो भाई, हिंदी भाषा कौन कौन से राज्य में बोली जाती है? सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, भी हिंदी बोली जाती है यहाँ पे। उत्तराखंड के अंदर भी हिंदी बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे हमारे हरियाणा की, हिंदी बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे हरियाणा के बाद यूपी की, हिंदी बोली जाती है। फिर हम बात करेंगे एमपी की, क्या बोली जाती है? यहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अब देखो कितने राज्य हो गए ये? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके अलावा एक राज्य और रह गया जिसके अंदर आपकी हिंदी बोली जाती है। HP हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, आई थिंक छत्तीसगढ़ है जिसके अंदर आपकी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा डाउटफुल रखना भाई छत्तीसगढ़ वाले को। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ है, इसको बाकी देख के दोबारा बताएंगे आप लोगों को, अभी कंफर्म ध्यान नहीं है। बाकी इनका तो मैंने आपको बता दिया, ये तो कंफर्म है, इनके अंदर हिंदी बोली जाती है। क्लियर है? अगर आपको ध्यान में तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, फिर गलत नहीं करवाएंगे आपको, इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल छोड़ देंगे। ठीक है,
गलत करवाने से अच्छा थोड़ा सा डाउट छोड़ देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको थोड़ा सा देख लें। उसके बाद देखो, भारतीय संसद ने कब असप्रस्थता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो ये आपका 1955 में किया था, ठीक है। असप्रस्थता अपराध अधिनियम को पारित कर लिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो एक दंडनीय अपराध था इसको घोषित कर दिया था 1955 के अंदर। इसका अंत क्या कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 17 के अंदर मिलता है। असप्रस्थता का भी ऊपर किया हमने, क्लियर है, मौलिक अधिकारों में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य होता है? ये 42वां संविधान 1976 के अंदर जो बनाया गया था, इसके अंदर है ना, भारत के राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया गया है। आप देख सकते हैं, उसको मानना जरूरी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति उस पद पर सिर्फ 6 महीने के लिए बैठ सकता है मैक्सिमम। उसके बाद तो यहाँ पे निर्वाचन करवाना जरूरी है, चुनाव होने जरूरी है, क्लियर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की जो संचित निधि है, संचित निधि, क्लियर है। अनुच्छेद 266 याद कर लेना, मैंने बताया था। फिर हम बात करेंगे, संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे विदेश संबंध, रक्षा, आपका है रेलवे है, डाकतार है। तो विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाकतार, ये सारे के सारे जो आपके संघ सूची के विषय हैं, इनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो इनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, यानी कि संसद बना सकती है, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जो वास्तविक शक्ति होती है ना, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान पूछा जाए, नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो हमारा यहाँ पे होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर हम बात करेंगे, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? संसद का सत्र अनुच्छेद 85 के द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है भाई, ठीक है। संसद का जो सत्र होता है अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? क्या इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? ठीक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? क्या, यहाँ पे क्या लिखना भूल गया मैं, ठीक है, क्या इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है? ठीक है, क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? बिल्कुल अंतिम निर्णय माना जाता है भाई। कोई भी विधेयक है आपका, धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक को सबसे पहले तो आपका लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करने से पहले, धन विधेयक को लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। तो सबसे पहले काम राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, फिर उसको लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर लोकसभा के अंदर उसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है, क्लियर है। आपकी ये सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 48 के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान ने यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। तो ये आपकी भारत की जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर लिखी गई है ये बात, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें लाइक भी किया करो थोड़ा सा, ठीक है, और शेयर भी किया करो वीडियो को। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभा व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है भाई, कोई भी ऐसा विधायक है, ठीक है, जिसको मंत्री बना दिया जाए, डायरेक्ट क्या बना दिया जाए? मंत्री, और वो ना तो आपकी विधान परिषद का सदस्य है ना ही विधानसभा का सदस्य है, ठीक है। तो विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी उसको अगर मंत्री बना दिया जाए तो उसको कितने दिन के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा? तो 6 महीने का मैक्सिमम टाइम है। उस दौरान उसको अगर विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो वो मंत्री पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। रीट की अगर बात की जाए तो ये किस भाषा का शब्द है? रीट जो न्यायालय जारी करता है, तो ये आपकी लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, हम बात करेंगे भाई उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला?
तो आपको पता ही होगा सभी को, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एकमात्र ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल अपना यानी कि समय व्यतीत किया है, तो वो थे एम हिदायतुल्ला यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति थे ये। अगर इनसे टाइम पीरियड पूछा जाए, भाई टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, अगर इनसे पूछा जाए कि ये कितने टाइम तक रहे थे, वैसे तो इनका सबसे कम टाइम था, लेकिन फिर भी ये कब तक रहे थे, ये 20 जुलाई से लेके 20 जुलाई की अगर हम बात करें 1969 के अंदर, ठीक है, 20 जुलाई 1969 से लेके ये 24 अगस्त तक रहे थे, ठीक है, 24 अगस्त 1969 यानी कि 1 महीना लगभग 4 दिन के आसपास रहे थे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। लेकिन ये किसके दौरान रहे थे, किसकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की, आपको पता होगा मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कहलाए, उनकी पद पर मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे कार्यवाहक, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, किसको, वीवी गिरी को। लेकिन क्या हुआ, वीवी गिरी ने भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो फिर कौन रह गया, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, फिर कौन रह गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था उस समय, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगर आपसे ये पूछा जाए भाई उस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के आपके मुख्य न्यायाधीश थे, तो फिर इनको शपथ किसने दिलाई, क्योंकि राष्ट्रपति को तो शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुख्य न्यायाधीश तो ये खुद ही थे, तो इनको शपथ किसने दिलाई होगी। तो अगर आपसे पूछ लिया भी जाए तो इनको शपथ किसने दिलाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर अध्यक्ष था, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश था, अध्यक्ष नहीं सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश था, उसने दिलाई थी। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा, अभी बताया ये सारा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यही बात है। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है, 1955 का नागरिकता कानून पढ़ लेना, उसके अंदर सारी डिटेल है भाई, कितने तरीके से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो, आपकी नागरिकता कितने तरीके से खो जाएगी, वो सारी चीज़ें भाग 2 के अंदर है, अनुच्छेद 5 से 11 में। और आपका अधिनियम पूछा जाए तो नागरिकता का अधिनियम है 1955। क्लियर है। फिर देखो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है, हमने बताई दिया बार बार आपको, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद देखो संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो इसको राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भाग कौन सा है, चौथा है। अनुच्छेद कौन से हैं, 36 से 51। यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसमें किस सूची के विषयों को प्रमुखता दी जाएगी, तो उस समय संघ सूची के विषयों को प्रमुखता दी जाएगी। क्लियर है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह ले सकता है कानून के बारे में, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति उसके लिए बाध्यकारी है, क्या उसको वो सलाह माननी पड़ेगी एक बार जो ले ली, बिल्कुल भी बाध्य नहीं है भाई, वो सलाह ले सकता है 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसको माने, याद रखना है आपको, ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। फिर देखो आगे लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, बिल्कुल होगी, जिसका मुख्य कार्यकर्ता अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल होगा। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यह भी करेगा। यह व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74 के अंदर, ठीक है, तो आप याद रखना है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है। अब देखो भाई अनुच्छेद 352 सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 हमें बताता है भाई देश के अंदर कोई भी युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है आपकी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है आपका, तो उस दौरान राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 क्या बताता है अभी में, अनुच्छेद 19 के अंदर हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो मूल संविधान के अंदर जैसे 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, वो अब सिर्फ 6 ही रह गई हैं। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, जैसे बोलने की है, घूमने की है, शांतिपूर्वक कहीं बैठने की है, कोई भी आप संघ बना सकते हो, या फिर कहीं आने जाने की आपकी स्वतंत्रता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर आप बस सकते हो, रह सकते हो, कोई व्यापार कर सकते हो, जीविका चला सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 के अंदर
अंदर दी गई हैं। क्लियर है। तो ये जो 19 के अंदर इनको स्वतंत्रता दी गई है, इनको निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो इसको राष्ट्रपति निलंबित करेगा तो इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? तो अनुमोदन इसका किया जाना है संसद के द्वारा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो इसके तहत जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय तथा कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? देखो, मौलिक अधिकारों का जब हमारा हनन होता है तो मैंने आपको बताया था, इस केस के अंदर जो न्यायालय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो 5 तरह की रीट जारी करेगा। 5 तरह की। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरह की रीट होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। रिपीट है ये क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल का साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? अब ये देखो भाई, जैसे आपने पता है आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। उसी तरीके से ये तो सेंटर का था। अगर हम बात करें राज्य विधान परिषद की, राज्यसभा के अकॉर्डिंग क्या होता है? राज्य के अंदर विधान परिषद होती है। ठीक है, विधान परिषद। और विधान परिषद वाले अभी कितने राज्य हैं? 5। कितने राज्य हैं भाई? 5। अब उन राज्यों की बात करें, 5 राज्यों की, तो उनके अंदर अगर विधान परिषद के जो भी आपके ये सदस्य हों, साहित्य कला से हों, आपके विज्ञान से हों, ठीक है, तो ये इन फील्ड से अगर कोई भी सदस्य है तो वो कितने सदस्य हो सकते हैं? कुल संख्या का 1/12। मान के चलो किसी राज्य के अंदर 36 सदस्य हैं, 36 सीटें हैं, तो 36 सीटों में से 1/12 यानी कि आपके 3 सदस्य हो सकते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप देख लेंगे। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो जो भारतीय कैग है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसके अधिकार के अंदर आता है भाई। इसका उत्तरदायित्व होता है कि भाई संचित निधि से कोई भी धन व्यय करना है तो उसके प्राधिकार के, यानी कि उसके नॉलेज के अंदर होती है सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण को सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आज का, मेरे ख्याल से आज की वीडियो का सुपर डुपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इससे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो, राष्ट्रपति जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किस आयोग का गठन करता है? वो वित्त आयोग का गठन करता है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग की अगर हम बात करें, भाई वित्त आयोग का गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था वित्त आयोग का गठन। और इसके गठन करने के बाद इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे भाई? के.सी. नियोगी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग का जो गठन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन बने थे? के.सी. नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे वित्त आयोग के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई जो वित्त आयोग है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वित्त आयोग का जो वर्णन मिलता है ना, वित्त आयोग का 280 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन का वर्णन मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का, ये तो सेंटर का हो गया आपका, अगर राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य का भी तो वित्त आयोग होता है ना, तो राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें उसका वर्णन मिलता है आपका अनुच्छेद 243(1) के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। देखो मैंने 2 बातें बताई भाई, अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का गठन मिलता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का 243(1) के अंदर। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। और पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी। क्लियर है। अभी कौन सा चल रहा है भाई? 14वां चल रहा है। और 14वां कब तक है? 2015 से लेके 2020 तक है। और उसके बाद 15वां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 15वां वित्त आयोग कब से कब तक कार्य करेगा? तो 15वां वित्त आयोग का जो कार्य होगा वो 2020 से लेके 2025 तक होगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। 15वां आयोग था जो वित्त आयोग, इसको मंजूरी कब मिली है? इसका गठन कब हुआ? यानी कि इसकी मंजूरी, गठन के लिए जो मंजूरी है वो कब मिली है? इसको 2017 के अंदर मिली थी 22 नवंबर को। ठीक है, अब देखो 22, 2-2 और नवंबर की बजाय 1-1, 2-2, 1-1 एक साथ। ठीक है, यानी कि दोनों 1-1 करके एक साथ आई। ठीक है, 2-2, 1-1 एक साथ वित्त आयोग के लिए। याद रह जाएगा 22/11/2017। ठीक है, इस दिन मंजूरी मिली। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा?
ऐसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में, ऐसे नहीं पूछता कभी भी। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा, पहले वित्त आयोग का, दूसरे का, तीसरे का, पाँचवें का, आठवें का, 10वें का, 12वें का, 14वें का या 15वें का। तो अभी 15वां पूछ सकता है क्योंकि 15वां आपका आने वाला है और करंट का क्वेश्चन बनेगा। तो 15वां जो वित्त आयोग है इसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग का वो होंगे NK सिंह। कौन होंगे भाई, NK सिंह। और जो वित्त आयोग होता है ना, इसका एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य अध्यक्ष वो होते हैं, इसके सहायक होते हैं, ठीक है। तो एक आपका इसका अध्यक्ष रहेगा और इसके 4 इसके सहायक होते हैं। क्लियर है। तो एक अन्य हो जाएगा, 4 अन्य सदस्य कह सकते हो आप। तो एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। और अगर 4 अन्य सदस्यों के नाम भी आपसे पूछा जाए भाई, अभी 15वें वित्त आयोग के 4 कौन कौन है मैं बता देता हूँ। एक तो है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। दूसरा जो नाम है, ये वीडियो आपको बार बार दोबारा देखनी पड़ेगी लिखने के लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं अभी लिख नहीं सकता ना, क्योंकि आपको पता है इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है डॉक्टर अनूप सिंह। पहला शक्तिकांत, दूसरा डॉक्टर अनूप सिंह और तीसरा डॉक्टर अशोक है, अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी। और नंबर 4 की बात करें तो डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर आपके अनूप सिंह और शक्तिकांत दास। और इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। वर्णन कहाँ मिलता है वित्त आयोग का, 280 में। राज्य वित्त आयोग का 243(1) में। पहला वित्त आयोग 1951 में। अध्यक्ष KC नियोगी। सारी चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना भाई। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाती है। जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, ऐसे ही आपकी राज्यसभा है। 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानियुक्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन करेंगे भाई, वीडियो काफ़ी लंबी होगी आपकी, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ में लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको, लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भाई, जो विधानसभा की आपकी दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है, क्या हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी। उस दूसरी बैठक के अंदर एक तो अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, और 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। एक अध्यक्ष था, 2 उपाध्यक्ष थे। तो वो 2 उपाध्यक्ष अभी तक किसी ने नहीं बताए। मेरे ख्याल से इसका मतलब आपकी तैयारी या तो बिल्कुल भी नहीं है या फिर आप पॉलिटी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, जवाब देने के अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तभी आप लोगों का एक भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया, ना ही अभी मिल पाया, ना ही बाद में मिल पाया। तो अभी इसका मतलब आपको ही समझना है क्या है। मेरा काम है आज की वीडियो के अंदर बताना और आपको नया क्वेश्चन देना, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर मैं लास्ट क्वेश्चन को बता देता हूँ। जो लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था भाई, कौन से दूसरी बैठक के अंदर कौन कौन से 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और दूसरी बैठक का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये था 11 दिसंबर 1946, ठीक है। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो 2 उपाध्यक्ष इसके साथ बनाए गए थे, एक का नाम था आपका सबसे पहला HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, ठीक है। ये पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और जो दूसरे थे वो थे VT कृष्णामाचारी, VT कृष्णामाचारी, ठीक है, VT कृष्णामाचारी। तो ये आपके दूसरे अध्यक्ष थे। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी ये आपके दूसरे उपाध्यक्ष थे, यानी कि 2 उपाध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, आपके स्थायी अध्यक्ष थे दूसरी कैबिनेट मिशन के, दूसरी कैबिनेट बैठक के। याद रह जाएगा अब तो। आगे का क्वेश्चन आज की वीडियो का सुन लो भाई। आज की वीडियो का आगे का क्वेश्चन क्या देना है आपको, तो आज की वीडियो का आगे का क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको महालेखा परीक्षक से, ठीक है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। भारत के वर्तमान के अंदर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में बाद में आराम से कमेंट कर देना कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करना। अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और उन्हीं बच्चों के पास करना जो इस एजुकेशन स्टडी से जुड़े हुए हैं, जिनको देखने की क्लास ज़रूरत है। जो क्लास नहीं देखेंगे उनको आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।